अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज टॉप 10 मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज ऑफ एक्सेल सीखने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर, आज हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम अपने डेली रूटीन और जो हमारी डेली के जो काम होते हैं, प्रोफेशनल काम होते हैं, वो हम किस तरह से उनको आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। ये है हमारी एक्सेल फाइल और इस पर आज हम 10 फार्मूलाज जो हैं और 10 जो हमारी चीज़ें हैं जो मोस्ट यूज़ होने वाली है उसको देखेंगे कि किस तरह की जाती हैं। तो टॉप 10 हमारे पास हैं, उसमें सम का फार्मूला है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सम इफ़ का फार्मूला है, एवरेज का फार्मूला है, इफ़ कंडीशन है हमारे पास और इसके अंदर हम नेस्टेड इफ़ को भी देख लेते हैं, काउंट इफ़ एस का फार्मूला है, वी लुकअप का फार्मूला है जो कि मोस्टली हमारे जो बिगिनर्स होते हैं प्रोफेशनली उनको इस फार्मूले में बड़ा मसला आता है, उसको हम आसानी के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। और कॉन्कैट करना किस तरह से किया जाता है एक्सेल के अंदर उसको सीखेंगे। नेटवर्किंग डेज़ का फार्मूला सीखेंगे और वर्किंग डेज़ का फार्मूला सीखेंगे। ये दोनों फार्मूला बेसिकली यूज़ होते हैं जब आप रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए जाते हैं, किसी की परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप जाते हैं, तो ये फार्मूला दो जो हैं वो आपको बड़े काम आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं सम के साथ। सम का फार्मूला बड़ा ही आसान और सीधा है कि एक्सेल के अंदर जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम इनिशियल लेते हैं इज़ इक्वल टू के साथ। ये तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सम। अब एक्सेल के अंदर ये इंटेलिजेंस है कि जैसे आप सम या एस लिखना शुरू करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सम का फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट ऑन करें या टैब का बटन दबाएं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैंने टैब का बटन दबाया तो यहाँ पर फार्मूला इनिशिएट हो गया। अब आप ये पूछ रहे हैं कि सम आपको नंबर 1, नंबर 2 कौन कौन से करने हैं। तो मैंने पहले बताया कि नंबर 1 पर आपको सम इस कॉलम को करना है, सेल को करना है, और देन नंबर 2 आपको ये सेल करना है। और अगर आगे भी है तो आप कॉमा देके कर सकते हैं। आप इस तरह से भी सम कर सकते हैं और यहाँ पर मैं रेंज सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये देखें, रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी और ब्रैकेट ऑफ किया, या अगर ब्रैकेट ऑफ नहीं भी करते हैं तो आप इंटर दबाएंगे तो आपका फार्मूला यूज़ हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, देखें इन दोनों का सम मुझे यहाँ पर मिल गया 30,000। अब यहाँ पे आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास बार पर भी आपको यहाँ पे सम नज़र आ रहा है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सेम फार्मूला जो है वो कंटिन्यू करेगा और इन सबको सम कर देगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास, दूसरा फार्मूला जो है वो है DDL, मीन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाया है आपके आसानी के लिए। और ड्रॉप डाउन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप दोनों ऑप्शंस के ज़रिए से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा टेबल में जाएंगे, डेटा रिबन के अंदर जाएंगे। डेटा रिबन के अंदर आपके पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है और उसके अंदर पहला ऑप्शन आपके पास डेटा वैलिडेशन है। आप जैसे ही यहाँ पे आप लिस्ट पर सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ये लिस्ट पूछेगा। आप इसको मैन्युअली यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे नेम्स का चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेम लिखा, फिर मैंने यहाँ पे जॉन लिखा, कॉमा देके मैंने माइकल लिखा। कॉमा से मुराद अब ये सेकंड लिस्ट पे चला जाएगा, फिर थर्ड रो पे चला जाएगा, फिर फोर्थ रो पे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इसको सोर्स भी दे सकते हैं। लाइक मैंने ये इसको सोर्स दे दिया कि आप इसको A5 से लेके A11 तक जो भी यहाँ पर लिस्ट में नेम्स हैं उसको आप लिस्ट को असाइन कर दो और ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास डायरेक्टली लिस्ट असाइन हो गई।
ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है मैन्युअली लिखने में और इसमें क्या डिफरेंस है? मैन्युअली लिखने से ये है कि अगर आप इन फ्यूचर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं, माइकल की जगह यहाँ पे कुछ और नाम लिखते हैं, तो आपको मैन्युअली जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे लिस्ट देने से ये होगा कि जैसे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा DDL। देन हमारे पास एक फार्मूला है सम इफ एस का। बहुत सारे प्रोफेशनल तो ये फार्मूला का आइडिया नहीं है, इस वजह से उनको कुछ दिक्कतें वो दरपेश होती हैं कि फॉर सपोज मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि इस पूरी रेंज के अंदर सम करो जितना जॉन का है। अब जॉन का यहाँ पे 10,000 भी है और यहाँ पर 18,000 भी है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी जॉन्स की वैल्यू हैं उनको एक साथ यहाँ पे सम कर दे। तो वो किस तरह से करेगा? तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इस फार्मूला का आइडिया नहीं है, इस वजह से वो मैन्युअली फिर काउंट कर रहे होते हैं। आपके पास सिंपली यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ इस तरह से होगा कि जैसे आपने इज़ इक्वल टू लगाया और यहाँ पे लिखा आपने सम इफ एस और यहाँ पे मैंने टैब का बटन दबाया। अब यहाँ पर ये 3 पैरामीटर पूछता है कि सम रेंज आपको कौन सी लेनी है। तो मैंने कहा भाई मेरी सम रेंज जो है वो ये वाली है। अब यहाँ पे मैंने F4 का बटन दबा दिया और वो क्यों दबाया? ताकि इस जो है वो कॉलम से लेके उस कॉलम तक इस डेटा को फ्रीज़ कर दो, मतलब मेरा डेटा यही है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया कॉमा के साथ। अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 ये है और इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया कॉमा, और मैंने यहाँ पे दे दिया जॉन। अब जॉन को मुझे फ्रीज़ नहीं करना क्योंकि मुझे डबल क्लिक करके नीचे जाना है, तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इंटर किया। अब देखें, अब मुझे ये बताना है कि जॉन का जो सम है वो 28,376 रुपये बनते हैं। अब देखते हैं मैन्युअली के इतने बनते हैं या नहीं बनते। ये देखें, जॉन की टोटल 2 वैल्यूज़ हैं जिनका सम 28,376 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ का आप इसको सम दे सकते हैं विदाउट मैनुअल कैलकुलेशन, और इसको आप बता देंगे कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सम करके देना है, तो आपको ये सम करके दे देगा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज का। एवरेज का हमारे पास बहुत ही सिंपल और सादा सा फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला यूज़ होता है 2 या 2 से ज़ायद वैल्यूज़ के दरमियान एवरेज निकालना। तो आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं और नंबर वाइज भी आप दे सकते हैं। मैंने रेंज दे दिया और यहाँ पे मैंने इंटर किया। अब देखें 20,000 और 10,000 का एवरेज जो है वो है 15,000। तो यहाँ पे मुझे एवरेज वो मिल गई, ठीक है। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अब आते हैं हमारे पास इफ़ का फॉर्मूला है। इफ़ यूज़ होता है कंडीशनल, जहाँ पे हमको कंडीशन लगानी हो कि अगर ये ना हो तो ये हो, और अगर नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं तो अगर ये भी ना हो तो ये हो। तो इन लॉजिकल कंडीशंस को हम इफ़ कंडीशन के अंदर एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ होगा आइए चलते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू इफ़, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इसके हो तो क्या करें, ये हमको बताए कि ये लार्ज वैल्यू है, ठीक है। एल्स इफ़, और अगर ना हो तो हमको बताए भाई ये हमारी स्मॉल वैल्यू है, सिंपल, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमको बताए लार्ज है, और अगर ट्रू ना हो तो ये हमको बताए कि ये स्मॉल है। अब हम मैन्युअली इसको देख लेते हैं कि 10,000 ग्रेटर देन 20,000 है, नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आना चाहिए स्मॉल। मैंने इंटर प्रेस किया, ये देखें स्मॉल आ गया। अब ये देखें, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें लार्ज का आया। अब ये देखें 12,009 ग्रेटर देन है 12,000 से, यस। तो यहाँ पे लार्ज का हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये इफ़ कंडीशन इस तरह से यूज़ होती है।
मेरी पुरानी कुछ वीडियोस हैं, उसके अंदर हमने नेस्टेड इफ़ को भी यूज़ किया है। अगर आपको नेस्टेड इफ़ देखना है तो आप वहाँ से उसको रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे और हम अभी सीखेंगे कि काउंट इफ़ का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है और वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। काउंट इफ़ यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा हो और आपको एक कॉलम के अंदर देखना हो कि जॉन्स कितनी बार आया है, माइकल कितनी बार आया है, या अगर कोई दूसरी वैल्यू हो और अगर आपको उसको काउंट करना हो कि ये काउंटिंग में कितनी बार आया है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हमने देखा है कि वो मैन्युअली काउंट करते हैं कि यहाँ पे ये एक बार आया है, फिर नीचे जाते जाते हैं 2 3, तो वो मैन्युअली काउंट करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे कि मेरी रेंज इतनी है और मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया विथ F4। देन मैंने कॉमा दिया और मैंने इसको बताया क्राइटेरिया मेरी क्या है, इस पूरी रेंज में क्या सर्च करो और मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसको क्राइटेरिया रखो और पूरी रेंज में बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी बार आई है। तो मैंने इसको यहाँ पे एंटर मारा तो ये बता रहा है कि इस पूरी रेंज में जॉन 2 मरतबा आया है। अब मैन्युअली देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे जॉन पहला और यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे जॉन पूरी रेंज में 2 मरतबा आया है और मैंने यहाँ पे एंटर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ही होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिपीट किया है। लेट्स है मैं यहाँ से टेम्पररी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ तक मैंने रहने दिया। अब ये देखें यहाँ से मैं जॉन को डिलीट करता हूँ। अब देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पे 1 कर दिया क्योंकि पूरी रेंज में अब जॉन यहाँ पे 1 टाइम है। तो आप इसको पूरी रेंज के अंदर कहीं पर भी काउंट इफ एस के थ्रू आप किसी भी वैल्यूज़ को काउंटिंग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं कि इसको काउंट करके बताओ कि ये इस रेंज के अंदर कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फर्दर हम आगे चलते हैं और हम वी लुकअप सीखते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और सबसे पहले हम रॉ अपनी वर्किंग डेटा को देख लेते हैं कि हमको वी लुकअप के ज़रिए से क्या उठाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू देखनी है कि कॉमन वैल्यू हमारे पास कौन सी है। देखें यहाँ पे नेम्स हैं और यहाँ पर भी नेम्स हैं और उसके आगे हम पैरेलल देखें तो यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम है। तो आइए चलते हैं हम रिमार्क्स कॉलम को वहाँ पे उठा लेते हैं कि इसके अगेंस्ट हमारे पास रिमार्क्स हमारी दूसरी शीट में क्या है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया वी लुक अप, मतलब वर्टिकली लुकअप। अब ये कह रहा है कि लुकअप क्या करो, लुकअप की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने कहा लुकअप वैल्यू जॉन होनी चाहिए। ठीक है, कॉमा कॉमा देके मैंने टेबल को फर्दर कंटिन्यू किया। अब ये पूछ रहा है कि टेबल एरे बताओ कि टेबल एरे कहाँ से ढूंढो। तो मैंने कहा भाई टेबल एरे मुझे यहाँ तक ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया रेंज को और मैंने यहाँ पे कॉमा दबाया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस कॉलम से मुझे यहाँ पर देखना है। तो मैंने कहा भाई कॉलम इंडेक्स यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 से मुझे वैल्यू देखकर बताओ कि जॉन के आगे उसका रिमार्क्स क्या है। ठीक है, अब ये बता रहा है, पूछ रहा है कि आपको ट्रू एग्जैक्ट मैच देखना है, सॉरी फॉल्स मींस एग्जैक्ट मैच देखना है या अप्रॉक्स मैच देखना है, मतलब तकरीबन मिलता जुलता देखना है या पूरा एग्जैक्ट देखना है। मैं इसको कहता हूँ कि पूरा एग्जैक्ट देखना है, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे 0 और मैंने यहाँ पे वी लुकअप क्लोज का। अब देखें जॉन के आगे देखें वर्किंग है, बिल्कुल है, और मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू बन गई। अब देखें माइकल का नॉट वर्किंग है, माइकल का नॉट वर्किंग है। ठीक है, तो आप वी लुकअप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास अगला जो फॉर्मूला है वो है कॉन्केट, जिसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केट करना मीन्स 2 या 2 से ज़ायद कॉलम्स को मिलाना या उसको मर्ज करना। ठीक है, अब हम इसको 2 तरीक़ों से एक्सेल में कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप इसको फॉर्मूला यूज़ करें कॉन्केट को
और अगर फॉर सपोज़ मुझे जॉन के साथ इस 10,000 को मिलाना है तो पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। तो ये देखें इस तरह से आपके पास वैल्यू आ सकती है। फॉर सपोज़ अगर मुझे इस तरह से नहीं करना तो मैं A5 कॉमा यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया कॉमा और यहाँ पर मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर दी, देन मैंने कॉन्केट किया। अब देखें इस तरह से आ जाएगा। एक तरीका ये है कि आप कॉन्केट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे जॉन और मैंने यहाँ से एंड की साइन उठाई कॉन्केट करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने स्पेस दे दिया, फिर कॉन्केट करने के लिए एंड की साइन और इस 10,000 को और यहाँ पे मैंने एंटर किया तो सेम मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल गया। तो अब आते हैं हम नेटवर्किंग फार्मूला और वर्किंग डे फार्मूला के अंदर। तो वर्किंग डे के अंदर और नेटवर्किंग डेज के कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं रॉ वर्किंग के अंदर, शीट के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ डेट्स हैं और डेज़ हैं और यहाँ पर हमने एक कमेंट्स के तौर पे हमने इन दो सेल्स के अंदर लिखा है। इसको हम लास्ट में सीखने की कोशिश करेंगे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इस फार्मूला को यूज़ करना सीखते हैं कि इन फार्मूलाज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग डेज़ को। ठीक है, वर्क डे डॉट इंटरनेशनल। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये सबसे पहले क्या पूछता है, सबसे पहले आपको पूछता है कि स्टार्टिंग डे आपका क्या है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग डे भाई मेरा 1 जुलाई 2022 है, कॉमा। अभी पूछता है कि भाई आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज कितने दिन के बाद चाहिए। तो हमने भाई कहा कि 5 दिन के बाद जो भी हमारी ऑफिशियल डेट बनती है वो हमको बताओ कि 5 दिन के बाद डेट क्या बनती है। ठीक है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि आपका वीकेंड क्या क्या है, सैटरडे संडे है या ओनली संडे है या सैटरडे है। तो आप इसमें से आप नंबरिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 दिया कि भाई सैटरडे संडे मेरा वीकेंड है, मंडे टू फ्राइडे काउंट करके बताओ कि 5 दिन के बाद मेरा ऑफिशियल डे क्या बनता है, कॉमा। फिर आप यहाँ पे हॉलीडेज़ अपने लिख सकते हैं और उसकी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पे मैं हॉलीडे सेलेक्ट नहीं करता और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया और इंटर कर दिया। अब ये देखें, अब ये मेरे पास नेक्स्ट जो वर्किंग डे है वो मेरे पास आ गया कि 5 दिन के बाद मेरे ऑफिशियल जो वर्किंग डे है वो बनेगा 8 जुलाई 2022। और किस तरह से, आइए चलते हैं हम कैलेंडर के साथ उसको काउंट करते हैं। देखें, ये कह रहा है कि 1 जुलाई के बाद 5 दिन काउंट करो और नेक्स्ट वर्किंग डे बताओ। तो 1 जुलाई हमारा फ्राइडे था, इसको इसने स्केप किया, इसको काउंट नहीं करना। सैटरडे संडे हमारा वीकेंड है, इसको काउंट नहीं करना। तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा दिन जो हमारा है वर्किंग डे वो है फ्राइडे 8 जुलाई। ये देखें, फ्राइडे 8 जुलाई। 6 जो है वो हमारा 9 और 10 को स्केप करेगा वीकेंड के थ्रू। और 11 जुलाई बताया इसने कि छठा दिन आपका 11 जुलाई है। 9th डे कौन सा बताएगा, 7वां, 8वां और 9वां। तो 14 जुलाई जो है वो हमारा 9th वर्किंग डे है। तो वर्क डे इस तरह से काम करता है और लास्ट में हम उसके कमेंट्स को पढ़ते हैं और डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नेटवर्किंग डेज। सेम जैसे वर्क डे काम करता है उसी तरह नेटवर्किंग डेज काम करता है। जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि ये दिन बताएगा कि आपका दिन कितने लगे हैं और ये नेक्स्ट वर्किंग डे बताता है कि आपका डेट कौन सी बताएगा। ठीक है, कौन सी आएगी। तो इसमें भी सेम आप स्टार्टिंग डेट बताएंगे और इसमें आप एंडिंग डेट बताएंगे। उसमें आप दिन बता रहे थे, इसमें आप एंडिंग डेट बताएंगे। सेम यहाँ पे भी वीकेंड बताएंगे और अगर हॉलीडेज़ हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और मैंने ब्रैकेट ऑफ किया और यहाँ पे फार्मूला लग गया। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक 8 दिन आपके लगे हैं सैटरडे संडे को माइनस करते हुए। आइए हम कैलेंडर को देखते हैं कि हाँ इतने दिन लगे हैं। ठीक है, अब नेटवर्किंग डेज़ में और वर्किंग डे में डिफरेंस क्या है।
जैसे हमने कमेंट्स में भी लिखा हुआ है, वर्किंग डेज आपका सेम जो डे है उसको काउंट नहीं करता, लेकिन नेटवर्किंग डेज सेम डे को काउंट करता है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट किया तो पहला इसने 2 माइनस कर दिए सैटरडे संडे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये दोनों माइनस किए, 7वां और 8वां 12 तारीख। ठीक है, तो पहली से लेके 12 तारीख तक हमारे कितने दिन हुए? 8 दिन। अब यहाँ पे देखें 8 आ रहा है। अगेन 12 जुलाई है तो 8, फिर 10 जुलाई। अब देखें 10 जुलाई किस तरह से इसने 6 कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे पे तो इसने 8 जुलाई करना है। अब देखिए 6 क्यों आया, क्योंकि 9 और 10 को वीकेंड है, तो इसने सिर्फ 6 दिन काउंट किए और इन दोनों को स्केप कर दिया। ठीक है, तो ये 6 दिन काउंट किए। उसी तरह 14 जुलाई के लिए 10 दिन है और फिर 5 और ये 1 दिन है। ठीक है, तो नेटवर्किंग डेज और वर्किंग डेज इस तरह से काम करते हैं, और हमारे दूसरे जो फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो गाइज़, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो या हमको सजेशन देनी हो। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।